लर्निंग फ्रॉम द लेविस स्ट्रक्चर। क्या बताया लेविस ने? बोलो रे, क्या बताया लेविस ने? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, राइट। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या बताया उसने? स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, है ना। वो भी कौन सा है? डॉट स्ट्रक्चर से बॉन्डिंग बताया। सो लेविस ने हमें ये नहीं बताया, देयर वर सम लिमिटेशंस, राइट। क्या लिमिटेशंस थे लेविस में? लेविस एंड यू कैन कंसीडर इवन ऑक्टेट रूल आल्सो, है ना। क्या लिमिटेशंस थे लेविस में? इनकम, इसके बारे में इनकम, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल वो तो ऑक्टेट रूल का था। लेविस के क्या थे लिमिटेशन? नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने जो वीएससीपीआर में पढ़ा ना, वो किसका लिमिटेशन था? लेविस का। समझ में एक बार? सो लिमिटेशन ये था कि मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बताया, राइट। मॉलिक्यूल शेप इज नॉट एक्सप्लेन बाय लेविस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है किसमें पढ़ा? फिर वीएससीपीआर में पढ़ा। सो दिस इज व्हाट, ये तो लिमिटेशन है दैट वी हैव क्लियर्ड इन द वीएससीपीआर। सो नेक्स्ट थियरी हमने किस लिए पढ़ा था? इसी के लिए हम मॉलिक्यूल का क्या बता सकते हैं? उसे बता सकते हैं, राइट। इट रिफ्लेक्ट टुवर्ड ओनली वन पेयर, बट अगर मॉलिक्यूल में क्या हो, वन पेयर भी हो प्लस लोन पेयर भी हो, तो ये क्या बताएगा आपको? बताएगा और प्लस ज्योमेट्री भी बताएगा। व्हाट इज ज्योमेट्री? व्हेनेवर यू आर इंक्लूडिंग द लोन पेयर्स इन द शेप, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट, तब क्या होगा उसका? ज्योमेट्री। समझ में एक बात? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बीएसीपीआर में? ये सब चीजें हम तब पढ़ती है जब हमारे पास इसकी आइडिया होती है, राइट। लोन पेयर इज हैविंग मोर रिपल्शन दैट लोन पेयर, बॉन्ड पेयर दैट बॉन्ड पेयर, बॉन्ड, और इसीलिए बॉन्ड एंगल्स बनते हैं, है ना। बॉन्ड एंगल्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली। समझ में एक बात? भाई व्हाट इज स्पेशल थिंग इन वीबीटी? क्या ये वर्ड क्या हमें डिनोट करता है? व्हाट एग्जैक्टली वीबीटी इज? वीएसीपीआर किसके बारे में बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। समझ में ना, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसके पहले लेडीज क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, राइट। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या बनाते हैं वो? वैलेंस बॉन्ड बनाते हैं। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट? वैलेंस बॉन्ड थियरी, कि एग्जैक्टली बॉन्डिंग क्यों होता है। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सप्लेन बाय एनीवन, कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है, कैसे बना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता। ठीक है। सो राइट डाउन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इसका चेकलिस्ट है, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। सो राइट डाउन द चेकलिस्ट, राइट डाउन द चेकलिस्ट। Right down the checklist. Orbital overlap concept, directional properties of bonds, overlapping of atomic orbitals, types of overlapping and nature of covalent bonds, and the last is strength of sigma and phi. ठीक है। अभी देखो हमारे पास जितने भी लिमिटेशंस थे, ठीक है, लिमिटेशंस को एक साइड में लिखना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा कि हमारा वीबीटी एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन कर रहा है। सो लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन क्या था? कि लेविस ने किसके बारे में नहीं बताया? डज नॉट explain about shape of molecule. So I will just write down shape. कोई आइडिया नहीं था शेप के बारे में जब हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा। इसको फिर से हमने किसमें पढ़ा? शेप इज एक्सप्लेन्ड बाय VS
ईपीआर, ठीक है, वहां पे हमने किस चीज का सपोर्ट लिया था, हाइब्रिडाइजेशन का सपोर्ट लिया था, इलेक्ट्रॉन पेयर का सपोर्ट लिया था, राइट। बट एक चीज और भी है, ठीक है, नो वन एक्सप्लेन, नाइदर लेविस नाइदर इन बीएसीपीआर, ठीक है, बीएसीपीआर के जो भी साइंटिस्ट थे, 4 साइंटिस्ट, उन्होंने भी नहीं बताया किसके बारे में गाइस, नो डिस्कशन अबाउट, और यू कैन से नो एक्सप्लेनेशन अबाउट बॉन्ड लेंथ, कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एचएफ, एचएफ अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके साथ अगर एचसीएल कोवेलेंट, राइट, ये जब भी दोनों बॉन्ड्स की अगर आप बॉन्ड लेंथ देखोगे तो बॉन्ड लेंथ क्या मिलती है हमें, अलग मिलती है। If we are saying H2 molecule and Cl2 molecule, दोनों क्या बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ हमने पैरामीटर में पढ़ा था, वो बॉन्ड लेंथ और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, अलग है। Why there is difference in the bond length of different covalent bonds? इसका एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया, दैट वी विल एक्सप्लेन इन व्हाट पीपीटी। शेयर हमने लेटाइस एनर्जी में हमने डायरेक्टली क्या लिया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बट हर एक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग क्यों होगी, इसके बारे में हमने नहीं सोचा। हालांकि मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, पर अभी हम डिपेंडेंट पढ़ोगे पढ़ेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। सो दो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट नंबर वन इज बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ एक ही बॉन्ड होने के बाद भी दो अलग अलग एटम के लिए बॉन्ड लेंथ अलग क्यों होती है, और दूसरा उसके बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी अलग क्यों होती है, ठीक है। सो राइट डाउन नो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इन for the difference in bond length, for the difference in bond length and bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट बॉन्ड लेंथ इज व्हाट 74 पिकोमीटर। H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो वो क्या आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट इज 435.8 या फिर 436 किलो जूल पर मोल। Clear? Same as if you are taking the example of F2. Okay? So F2 मॉलिक्यूल, इसके बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ देखो दैट इज 144 पिकोमीटर and its bond dissociation enthalpy is 155 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अभी हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, फर्स्ट थिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना कोवेलेंट, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, only one covalent bond, same as tell me for the fluorine and chlorine, कितना है, यहाँ पे भी कितना है, वन कोवेलेंट बॉन्ड। सो अगर किसी भी एटम के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, किसी भी एटम के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, तो उसके बॉन्ड लिंक अलग अलग क्यों है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ पे पढ़ा है, एमपीटी में पढ़ा है। बॉन्ड लिंक इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम, बहुत क्लियर है, राइट। बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, साइज ऑफ एटम। बट उसके पहले भी क्या आता है, वैलेंस बॉन्ड। आपका जो बॉन्ड बनने वाला है दो एटम्स के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड दैट इज व्हाट अगेन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के पास कितने बड़े बड़े शेल्स है, एटम का साइज कितना, जितना ज्यादा होगा साइज उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आप कहां से बता सकते हो, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोथ। दिस कॉन्सेप्ट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, size of, you can say size of individual
atom. And similarly, and similarly, it is depends on strength of bond. कि आपके पास जो बॉन्ड है ना वो कितना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले उसके आपको स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन होना नेसेसरी है. ठीक है. So this is what all about limitations of VBT. Yes. अभी हो गया लिखिए इसका. देखो जल्दी. Similarly, parallelly, semi order होता है. ठीक है. सो 3 पॉइंट आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि थ्योरी के बारे में ना व्हाट विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा क्वेश्चन आता ही है. केमिकल बॉन्डिंग एंड इंक्लूडिंग दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थियरी का एक क्वेश्चन तो 100% रहेगा ही. तो आपको पूरे लिमिटेशंस उसके पोस्टुलेट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है. नाउ वी विल गो फॉर एक्चुअल बीबीटी. ठीक है. बीबीटी फर्स्ट ऑफ ऑल 1927 में स्टार्ट किया राइट साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन बाय इट जस्ट स्टार्टेड बाय हिटलर एंड लंदन. All scientists say Hitler and London, not that Hitler. Okay, it's different. So right now in 1927, PPT is developed by Hitler and is developed by is developed by Hitler and London. And further after some years, it is refined by Pauling. It is refined by Pauling. ठीक है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने के लिए पॉलिंग स्केल नाम का एक स्केल आता है. मैंने आपको बताया था. सो यही साइंटिस्ट है जिसने बीपीटी के बारे में बताया. ठीक है. सो पॉलिंग स्केल सबको याद है ना. ईच एटम इज हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. नाउ इफ यू आस्क मी कि एग्जैक्टली ये बीबीटी बताता क्या है तो गाइस जैसे लिखा है यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इट्स ऑल अबाउट नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. यहाँ पे एसएस हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है. कोई आपको वैल्यू नहीं पूछेगा. नॉट एज डाइपोल मोमेंट कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. आपको बस समझना है कि किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट नथिंग बट द बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस. ये है क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है. इट इज ऑल टेलिंग अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द टू एटम्स. हमें तो पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा. बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो एक दूसरे के पास आ रहे और दोनों कैसे है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव. बट स्टिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. ओनली वन रीजन इज देयर कि देयर शुड बी अ ट्रिपलेट रूल. उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए. एक ही रीजन है क्या? समझ में आ रहा है? जैसे क्लोरीन है. क्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है इसलिए क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं करता है. बट दोनों भी एटम कैसे है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं वो फोर्सेस कौन से ज्यादा है ताकि वो क्लोरीन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या रहे? एक दूसरे के पास रहे. एंड गाइस यू आल्सो नो ना अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज साथ में आ गई तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा. बट ऐसा नहीं हो रहा. हमने तो उसको सोकॉल्ड ऑक्टेट रूल से तो सेटिस्फाई कर लिया. बट यहाँ पे हमें पढ़ना है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से हाउ दिस टू two atoms are coming together and they are forming what? Bond. ठीक है. So you can say this is actual qualitative analysis of the bond. क्वालिटी बता रहा है वो एटम में.
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का क्वालिटी बता रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्वालिटी बता रहा है, हाउ दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड बाय यूजिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, सो VTT इज क्वालिटेटिव अप्रोच, इस टाइप का है ये क्वालिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटी अप्रोच के साथ साथ जैसे यहाँ पे हम किसी भी तरीके से कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक, अभी शुरुआत हम किससे करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से। अभी मुझे कुछ आंसर्स आप ही लोग करोगे। मुझे बताओ, इफ आई एम कंसीडरिंग वन हाइड्रोजन एटम इज कमिंग फ्रॉम दिस वे, दैट इज हाइड्रोजन एटम ए, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन एटम बी आ रहा है, ये दोनों जब एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये H2 molecule बनाएंगे, right? So consider this atom is coming towards this side, this atom is coming towards this side. First thing, what information we are aware of it? हाइड्रोजन के पास, हमारे पास हाइड्रोजन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है बताओ? क्या बता सकते हो हाइड्रोजन के बारे में? ओनली वन सिंगल हाइड्रोजन एटम, बोलो क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आई विल कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑफ हाइड्रोजन एटम ए। उसके बाद उसके पास और क्या है? न्यूक्लियस भी है, Na, which contains only proton, there is no neutron in the hydrogen atom. Same ये भी एटम है, इस एटम से अप्रोच करेगा, this will have the electron B and nucleus B। पार्टिकल्स खत्म हो गए, पार्टिकल्स खत्म हो गए। अभी जब दोनों में हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम ये दोनों भी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ऑब्वियस चीज है कि अप्रोच किसकी वजह से करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से करेंगे, तो हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में पढ़ना होगा, है ना? अभी ये एक ही एटम कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा? एक एटम के बीच में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होता है? किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा? न्यूक्लियस ए एंड इलेक्ट्रॉन ए, है ना? क्या होगा? न्यूक्लियस ए एंड इलेक्ट्रॉन ए, ये एक टाइप का हो गया। सिमिलरली फॉर बी आल्सो यू कैन राइट डाउन न्यूक्लियस बी एंड इलेक्ट्रॉन बी, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। व्हाट अबाउट सेकंड थिंग, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स किसका होगा? जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे, किसकी वजह से आएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन व्हाट? ई एंड एन बी, एन ए एंड ई बी। समझ में आई बात? सो दूसरे टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ one atom and the electrons of other atom, same as vice versa, nucleus of B and electron of A। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करता है तो उसमें दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। पहला खुद के एटम और न्यूक्लियस के बीच में, सॉरी खुद के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, और दूसरा फोर्स कौन सा होगा? दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। समझ में आई बात? सेम थिंग वी विल टॉक अबाउट व्हाट? रिपल्सिव फोर्सेस। यहीं पे लिखो रिपल्सिव फोर्सेस, कौन से रिपल्सिव फोर्सेस होंगे बताओ मुझे? यहाँ पे विद इन द एटम कोई रिपल्सिव फोर्स है क्या? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्रोटॉन भी एक ही है, तो रिपल्सिव फोर्स की बात किसमें करेंगे? सबसे पहले रिपल्शन किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉन ए एंड इलेक्ट्रॉन बी। भाई ये दो तो है जो बॉन्डिंग करने वाले, इनके बीच में क्या है? समझ में आई बात? दूसरा रिपल्शन किसके बीच में है? न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ ई। अभी बात करनी है कंडीशन की, ऐसी कौन सी कंडीशन आनी चाहिए जिसके ऊपर क्या बने? इनके बीच में बॉन्ड बने। हमारे पास दो अपोजिंग फोर्सेस है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। समझ में आई बात? यहाँ तक हो गया? तो यूजिंग द डायग्राम आल्सो, है ना, दोनों फोर्सेस को आप बता सकते हैं। सो वी हैव
hydrogen atom A which is having proton, then hydrogen atom B which is having proton. इसका मतलब एकदम ये चला जाएगा. क्या ये कितना सिंपल डायग्राम था, ये पीवाई क्यों है? अट्रैक्टिव फोर्सेस सिर्फ ये पूछना था, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कौन से, तो एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव. न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव. खुद के साथ और दूसरे के साथ. समझ में आई बात. अभी यहाँ पे पॉइंट ये समझना है कि इन दोनों के बीच में और इनके बीच में, ठीक है. सो इफ आई एम कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन बी एंड हियर प्रोटॉन ए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए एंड प्रोटॉन बी, ये एक फोर्स है, ठीक है. उसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बी और प्रोटॉन बी, इलेक्ट्रॉन ए एंड प्रोटॉन बी, इन सबके बीच में एक दूसरे के पास एक दूसरे के लिए क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स. अभी इसका हमें डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए. क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बी है ये किसकी तरफ जाएगा, प्रोटॉन की तरफ जाएगा. सही है ना, क्योंकि प्रोटॉन की तरफ वो रिवॉल्व होता रहता है. सेम एज इलेक्ट्रॉन ए किसकी तरफ जाएगा, अपने प्रोटॉन की तरफ जाएगा. ठीक है. अभी ये कंडीशन कब है, जब हाइड्रोजन एटम अकेला है. ये कंडीशन कब है, इलेक्ट्रॉन ए और न्यूक्लियस ए के बीच में रिपल्सन कब है, जब हाइड्रोजन एटम अकेला है. whenever they are at a separate distance, एक डिस्टेंस पे है, अब तक वो एक दूसरे के पास नहीं आए. जैसे ये एटम क्या करते हैं, अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, किसके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन एटम ए एंड the proton A and electron B. कौन किसको अटैक करेगा, न्यूक्लियस A इलेक्ट्रॉन B को क्या करेगा, अटैक करेगा. यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियस B, ये न्यूक्लियस B किसको अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन A को अटैक करेगा. सो दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स. सो ये कौन सा था, ये अगर आपको कोई पूछता है तो ये कौन सा है, ये ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये पुराना अट्रैक्शन का फोर्स था जब हाइड्रोजन एटम अकेला है. ये कौन सा फोर्स है, ये न्यू है. व्हेनेवर न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बॉन्ड. समझ में आई बात, समझ में आई बात. अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करोगे तो किस साइड इलेक्ट्रॉन भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेगा. क्यों, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन. हालांकि समझ में नहीं आएगा, आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, चार्जेस को देखना. दो द एटम्स आर डिफरेंट बट चार्जेस सेम है, तो वो कभी एक दूसरे के पास नहीं आए. समझ में आई बात. अभी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. हाँ भाई, मेरे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मेरे पास क्या है, रिपल्सिव फोर्स है. नाउ यू टेल मी व्हिच फोर्स शुड बी ग्रेटर सो एज बॉन्ड विल बी फॉर्म. कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दैन रिपल्सिव फोर्स. अभी चलो कंडीशंस की बात करते हैं, राइट. उसमें अट्रैक्टिव फोर्स कंडीशन 1, if I am considering force of attraction is greater than force of repulsion, क्या होगा इस केस पे, कौन बनेगा, सोच के बता. force of attraction is more than force of repulsion, मर्ज हो जाएगा. एक हाइड्रोजन एटम दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. समझ में एक बात.
दूसरी कंडीशन ये बताओ, ये तो आप इजीली बताओगे। ए, योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या हो जाएगा? एटम स्प्लिट, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे, राइट। इस केस में क्या होगा आपको? एटम क्या हो जाएगा? एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा होना चाहिए कंडीशन? तो कंडीशन थर्ड है गाइस, योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी कंपैरेबल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। कंपैरेबल फोर्स होना चाहिए। समझ में आई बात? फोर्स कैसा होना चाहिए? कंपैरेबल। जितना रिपल्शन है उतना ही क्या हो, उसमें अट्रैक्शन हो। तभी आपका क्या बनेगा इस कंडीशन में? आपका क्या बनेगा इस कंडीशन में? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इस कंडीशन में क्या होगा आपका? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सो टू फॉर्म अ बॉन्ड, to form a bond, attractive force must be comparable to repulsive force. It must be slightly greater than, slightly, बहुत कम difference. ठीक है? So write down, write down. Experimentally, write down experimentally. It is observed that force of attraction is slightly greater than, यहाँ पे ऐसे ज्यादा टाइम करो, is slightly greater than the force of repulsion, or you can say comparable, attractive and repulsive, comparable, attractive and repulsive force. ये जो चीजें हुई उसका रिजल्ट क्या? व्हाट यू कैन से एज अ रिजल्ट? यू कैन से both both atoms both atoms approach both atoms approach each other, and both atoms approach each other, and their potential energy and their potential energy, मुझे बताओ अगर कोई एटम है, इट इज नॉट मूविंग, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कम रहेगा? Potential energy. वो atom खड़ा है, is not doing anything, not moving. So potential energy will be more. फिर यहाँ पे क्या हुआ है? Atom starts approaching each other. तो potential energy का क्या हुआ है? It decreases. Very important concept. Potential energy what? Decreases. So as atoms approach each other, their potential energy decreases, and attractive forces and repulsive forces are comparable. जिसको हमने पहले देखा. Yeah. Now, so यहाँ पे let us consider hydrogen atom A is approaching hydrogen atom B. क्या बना इसके बीच में? There is formation of bond. और हमेशा याद रखना, whenever two individual atoms approach each other, there is release of energy. हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें एनर्जी
रिक्वायर्ड रखते हैं। समझ में एक बात, दो इंडिविजुअल एटम्स को अगर आप पास में लेके आ रहे हो तो बॉन्ड बन रहा है, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक में। अगर उस आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और आप अगर उसको तोड़ रहे हो तो आपको क्या लगेगी, एनर्जी। दोनों भी कॉन्सेप्ट किसमें मैच करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी में ही मैच करते हैं। क्लियर? सो राइट डाउन bond forming when there is bond formation, when there is bond formation from atoms, the energy is released. The energy is released and is called as bond enthalpy. It's called as bond enthalpy. एंड उसका साइन क्या रहेगा, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। उसका साइन क्या रहेगा, बॉन्ड एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। कब, जब आप हाइड्रोजन एटम ए और हाइड्रोजन एटम बी को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हो या फिर अप्रोच कर रहे हो तो क्या बनेगा आपका, H2 मॉलिक्यूल। और इस टाइम पे आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी बनेगी रहेगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मतलब दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, यू कैन से बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन इज exothermic. So write down here, bond formation is exothermic. जब इसके अपोजिट अभी सोचते हैं, conversely you can say जो हमने पहले पढ़ा है, conversely when one mole of when one mole of bond is breaking, when one mole of bond is breaking of H2 molecule to form hydrogen atoms, to form hydrogen atoms, then the energy is required. Then the energy is required. And it is called as bond dissociation, called as bond dissociation and which is guys endothermic. So we will discuss this. ठीक है, अभी आपको इसको समझना है, आपको करना क्या है, you have to dissociate the bond, right? So what exactly the bond dissociation process? होता क्या है bond dissociation? बॉन्ड डिसोसिएशन में गाइस आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा, आपके पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा और उस मॉलिक्यूल से आप क्या बनाओगे, इंडिविजुअल एटम्स बनाओगे। समझ में आई बात, है ना? इसी के साथ साथ कंपेयर करो आप बॉन्ड फॉर्मेशन को, बताओ मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, क्या होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एटम्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, हो सकता है होमो एटम, होमो न्यूक्लियर हो या फिर हेटेरो न्यूक्लियर हो। आप क्या बना रहे हो, ये फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। तो जब आप एटम से मॉलिक्यूल बना रहे हो ना तो आपकी एंथैल्पी क्या रहेगी, नेगेटिव। व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल से एटम्स बना रहे, आप तोड़ रहे हो एटम्स, तो आपको एनर्जी लगेगी, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी एंथैल्पी क्या होगी,
पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हो तो वी हैव दी H2 मॉलिक्यूल। एक H2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? 436 किलो जूल पर मोल। इससे आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस आइटम बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस आइटम बनेगा। समझ में आई बात? क्या बोलोगे इसको? बॉन्ड एसोसिएशन। हालांकि सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, सिर्फ किसका डिफरेंस है? साइन का। हो गया? Done with this. So we can plot this graph also. ये आपको बहुत सही तरीके से समझना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का प्लॉट हो गया क्या? देखो इसको बोलो। So देखो, this is nothing but the एनर्जी बैरियर, मतलब बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी बोल सकते हो इसको फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप इसको बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ग्राफ फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बोलो, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इज, हमारे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? डू यू first tell me one thing, can it be possible to identify the enthalpy at the bond formation? पॉसिबल है क्या बॉन्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी फाइंड आउट करना? वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम दिख ही नहीं रहे, तो उसमें हमें क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी। पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका क्या है कि किसी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करो, और उसके लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, है ना। और अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे के साथ रिएक्शन भी करेगा, तो समझ में भी तो आ ही जाएगा कितनी एनर्जी लगेगी, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो बेसिकली बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से नहीं फाइंड आउट की सकती, वो सिर्फ किससे फाइंड आउट की जाती है? बॉन्ड एसोसिएशन से ही फाइंड आउट की जाती है, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर एक्सपेरिमेंटल। हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि बॉन्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आप जब कर रहे हो ना, तब बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ये देखा है, ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा। आप इंडिविजुअली हर किसी एटम के लिए ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? पहली बात, अगर ऑक्सीजन के लिए सोच रहे हो तो ऑक्सीजन तो क्या है? डायटोमिक फॉर्म में ऑक्सीजन अकेला हमें मिलता है नहीं, तो हम कहाँ से इन दोनों को अलग से लेके आएंगे? देन वी विल थिंक अबाउट, एंड दैट इज द रीजन बीपीटी को क्या बोला है? इट्स जस्ट अ क्वालिटेटिव अप्रोच कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस से बॉन्ड बना, एंड दूसरा नॉन मैथमेटिकल, कोई कैलकुलेशन नहीं है। नहीं तो मैं बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी लिखती थी वहां पे, है ना। मैंने किसकी एनर्जी लिखी? बॉन्ड एसोसिएशन की एंथैल्पी। क्लियर विद द पॉइंट? अभी व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड? हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? 436, सही है। अभी पॉइंट इज, मुझे बताओ हाइड्रोजन की बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जीरो कब हो जाएगी? और डिसोसिएशन एंथैल्पी जीरो कब हो जाएगी? क्या क्या सोच सकते हो इसके बारे में? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जीरो तब हो जाएगी बॉन्ड बने, होने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन एटम्स क्या है? सेपरेट। समझ में आया तुम्हें? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कितनी लग रही है? 436। वो जीरो होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स क्या है? सेपरेट। दिस इज योर एच एन, दिस इज योर एच बी। ये जब अलग होंगी तब उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या रहेगा? जीरो। भाई ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी होगा क्या? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव स्टडीड इन द बीपीटी? ये दोनों दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए। चलो इतने करीब आ गए, ये करीब आना है, ये तो समझे ना सब लोग? क्यों करीब आना है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट?
बॉन्ड। अब जैसे जैसे ये करीब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, राइट। अभी ये एटम्स, ये दो एटम्स एच ए एंड एच बी किस पॉइंट पे आ रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कौन सा पॉइंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने लिखना है, दिस इज अवर एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के दूर है, पास है, ये किस किस का डिस्टेंस है बताओ, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों कितने अलग अलग है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। इस टाइप के मॉलिक्यूल से ये हेटेरो होमोन्यूक्लियर है ना। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट योर डिस्टेंस ऑफ separation. What is happening as these molecules, as these atoms are approaching each other, distance of separation is decreasing ना, and finally there is formation of what, bond. यहाँ पे कोई बॉन्ड बना है क्या, यहाँ पे कोई बॉन्ड बना है क्या, पापा की जगह लेके बताओ, ये बॉन्ड कहाँ पे बना है, दिस इज द पॉइंट है ना, ये पॉइंट है जहां पे आपका क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन। मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब इंटरन्यूक्लियर दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसमें फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करोगे इसको, लिखो। अभी मुझे बताओ इस पॉइंट पे मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे प्लॉट कर रही हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, डिस्टेंस ऑफ separation is increasing or decreasing and coming towards this way, बात थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, एटम सेपरेट हो रहा है तो सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या बताएगा, इसके बारे में आपको बॉन्ड बनाना है वहां पे। तो जो हाइड्रोजन एटम ए और हाइड्रोजन एटम बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसको क्या बोलोगे, जैसे बॉन्ड बना उस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, जैसे हाइड्रोजन एटम ए हाइड्रोजन एटम बी दोनों के पास में, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, और इधर, हाँ ये सही है, बोलो दैट इज व्हाट बॉन्ड है। कितनी एनर्जी लगी भाई, कितनी एनर्जी लगी, यहाँ पे आपका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है, आपके बॉन्ड का लेंथ है, और उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, 436 किलो जूल पर। समझ में आई बात, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन, कितना है ये 74 किलो। ये जो 74 पिकोमीटर है ना, 74 पिकोमीटर बहुत छोटा हो, जैसे मानो ये 74 पिकोमीटर है, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन, यहाँ से मुझे बॉन्ड को मतलब एटम्स को सेपरेट करना है, उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी लग रही है, 436 किलो जूल। समझ में आई बात, कैसे एक बार समझो, दो एटम्स एक दूसरे के करीब है, दिस इज द बॉन्ड है। अभी हम लोग बॉन्ड एसोसिएशन को क्या समझते हैं, बॉन्ड को तोड़ना समझते हैं, तो बॉन्ड को तोड़ना मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बढ़ाना, मतलब बॉन्ड लेंथ को तोड़ना है, राइट। तो बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी कितनी लगेगी, 436 किलो जूल। तोड़ोगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा, उस टाइम पे मुझे कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं। So that value is what? Same. Good news is that एक ही ग्राफ, बट अगर ऐसा कभी ग्राफ आया तो याद रखना, दिस इज व्हाट टिल द बॉन्ड लेंथ। यहाँ से आपको डिस्टेंस देंगे, यहाँ से डिस्टेंस देंगे 78 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, और आगे ऐसे डायग्राम देंगे किसी भी एटम का, तो याद रखना दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट वेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज। समझ में आया, इतने बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगी,
436 kilojule per mole. Okay, so you can say this is nothing but our bond dissociation enthalpy, and which is low thermic. So you can say this graph is for our previous equation कि H2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 436 किलोजूल पर मोल टू फॉर्म हाइड्रोजन individual atom in a gaseous form and hydrogen in a gaseous. ये इसी का ग्राफ. पॉइंट पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक कौन सी पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बॉन्ड तोड़ पाओगे क्या ये इस पॉइंट से इस साइड क्या हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स विल बी हाईएस्ट दो हाइड्रोजन एटम क्या हो गए ये कौन सा कंडीशन है होना तो ऐसा चाहिए आइडियली बट क्या होगा एक हाइड्रोजन एटम आया और दूसरे हाइड्रोजन एटम उसके ऊपर बैठे तो पॉसिबल नहीं है ठीक है ये पॉसिबल नहीं है Do you have any idea about hydrogen bomb formation? हाइड्रोजन बॉम्ब formation इससे कौन सा करेगा हो गया क्या Now our next topic is orbital overlap concept. क्या होता है एग्जैक्टली और बहुत सिंपल है कौन से टाइप्स के ऑर्बिटल्स है अपने पास से पहला क्वेश्चन मिलेगा कौन से टाइप्स के ऑर्बिटल्स है व्हाट वी हैव हमारे पास क्या होता है शेल होता है शेल के बाद सबशेल और सबशेल के बाद ऑर्बिटल्स है ना 1 2 3 4 सबको आता है शेल सबशेल्स कौन से है सबशेल्स कौन से हमारे पास एस है पी है डी है एंड एफ है सबशेल्स के बाद क्या आता है गाइस ऑर्बिटल्स है ना एस में एस ऑर्बिटल ही होता है पी में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जेड डी में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एफ के बारे में हम लोग बात नहीं कर समझ में आई बात नाउ जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जैसे अभी हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया तो गाइस हाइड्रोजन का जो सबशेल है एस व्हाट इज द शेप ऑफ इट स्फेरिकल है ना जैसे दो हाइड्रोजन ने एक दूसरे को अप्रोच किया तो ये स्फीयर्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर कोर व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इट इज ये किस टाइप का ओवरलैपिंग है दिस इज योर पार्शियल ओवरलैप इस टाइप का ओवरलैपिंग है ये पार्शियल ओवरलैप तो ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है तो यही बता कि कोई भी ऑर्बिटल 100% ओवरलैप हो नहीं सकता उसका रीजन तो रिपल्शन ही है ठीक है बट इतना याद रखना है कि वो कैसे ओवरलैप करते हैं सिर्फ पार्शियल ओवरलैप करते ठीक है सो राइट डाउन by formation of what पहले ये ऑर्बिटल्स लिखो हो गया
Enter what? 7:15. 7:20, right? So write down while formation of a bond, while formation of a bond, hydrogen bond formation, like hydrogen and hydrogen bond formation, there is partial overlapping, there is partial overlapping between orbitals of हाइड्रोजन ए एंड हाइड्रोजन बी ठीक है और ये पार्शियल ओवरलैपिंग को आप ऐसे शो कर सकते दिस इज व्हाट ये कौन सा है आपका एस है ये भी कौन सा है आपका एस नाउ द पॉइंट इज इस पार्शियल ओवरलैपिंग से आप क्या बता सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन strength of bond is depends on the extent of overlapping. The extent of overlapping between orbitals. So you can say more the overlapping or greater the overlapping, you can say greater the overlapping, strong will be your bond will be more. ठीक है जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा अपना बॉन्ड क्या रहेगा स्ट्रांग रहेगा क्या second point write down directional properties of the bond directional properties of the bonds directional properties of the bond कुछ नहीं इसमें बस एक सेंटेंस है exactly की directional properties क्या होती है directional properties of the bond first of all bond किसके रिस्पेक्ट में किस कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है ठीक है तो कुछ चीजें हैं जो फिक्स है आपको सोचना ही नहीं है इसके रिस्पेक्ट में होगा या वाई की क्योंकि आपको याद है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड लिखा है ठीक है तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले वीबीटी हमें क्या एक्सप्लेन कर ठीक है वीबीटी हमें क्या एक्सप्लेन करता है वीबीटी हमें शेप एक्सप्लेन करता है कैसे शेप एक्सप्लेन करेगा समझ में आ जाएगा तो एक्सप्लेन्स you can write down VBT explain shape हमने शेप को इसलिए कर लिखा है यहाँ पे बिकॉज शेप इज ऑल्सो व्हाट फिक्शनल मैंने बोला था आपको इक्वेटोरियल तो पेंडुलम की बात करते हैं मतलब क्या हो गया डायरेक्शनल प्रोपेगेशन हो गया राइट सो इट एक्सप्लेन्स शेप देन फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, राइट नाउ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड and other directional properties, other directional properties of polyatomic molecule, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में कवर होगा। ये कौन से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है वो हो गया। Yes. What it is explaining? It is explaining shape, formation of bond and other directional properties. So guys, other directional properties. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो सबसे पहले whenever you will जब भी हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, मतलब हम ओवरलैपिंग की बात, हमारे पास ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स है। एस क्या है, कॉमन है, कोई डायरेक्शन उसको नहीं है, स्फेरिकल शेप है, नाइदर एक्स नाइदर वाई नाइदर जेड, ठीक है। ऑलवेज आपको जो एक्सिस कंसीडर करना है, सो ऑलवेज कंसीडर द जेड एक्सिस फॉर ओवरलैपिंग, ठीक है। आगे वाले पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन सा एक्सिस हमेशा कंसीडर करना है, जेड एक्सिस। बाकी तो एक्सिस क्या हो जाएंगे, बाकी तो एक्सिस क्या हो जाएंगे बताओ, दे आर परपेंडिकुलर टू, they are what, perpendicular to self, ठीक है। so other two axes that is x and y are perpendicular to z axis। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, कभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवरलैपिंग नहीं करना, तो हमेशा कौन सा एक्सिस यूज रखना है, जेड एक्सिस रखना, जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। इसमें एक दो तीन डायग्राम आते हैं, बस आपको बताना है सही है या गलत। अब पढ़ेंगे हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से डायरेक्शन में आपके एटम ओवरलैप करेंगे। सो राइट डाउन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। That was I said So write down the to theory. say Orbitals forming bond. So लिखो चलिए, that's all. orbital forming bond will have orbital forming bond have same sign of, should have same sign, or you can say phase, same sign, or you can say another word phase, same sign, phase, and orientation in space, and orientation in space, orientation in space, and this is called as this is called as positive, this is called as positive overlap, this is called as positive overlap, or in phase, this is called positive overlap,
और इन केस होगा। Okay, so we will elaborate this more. What exactly positive and negative? ठीक है, so write down. यहाँ पे डायग्राम रहेगा positive overlap and negative overlap. इसका दूसरा नाम है आउटफेस। इसका दूसरा नाम है इंटरफेस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, सो डू यू रिमेम्बर द EX ऑर्बिटल शेप? EX ऑर्बिटल शेप किस टाइप का होता है? डंबल शेप। हाँ, EX ऑर्बिटल शेप कैसा होता है? डंबल शेप। फर्स्ट एक्सिस, अगर आप में यहाँ पे कौन सा एक्सिस आपको बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है? Z एक्सिस। Z बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है Z एक्सिस। अगर आपके पास p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रहा है रिस्पेक्ट टू Z, p ऑर्बिटल का शेप क्या है? डंबल। इसके ऊपर दूसरा भी ओवरलैप हो जाएगा, है ना? सो आई एम गोइंग विद दिस ओवरलैपिंग Z एक्सिस। फिर का मतलब समझो, एवरीवन इज अवेयर ऑफ द आंसर। x होता है, कौन कौन सा होता है? प्लस x है, माइनस x। तो जो ओवरलैपिंग है ना, ये पॉजिटिव x और यहाँ पे पॉजिटिव x, इसके बीच में नहीं होना। इसका मतलब ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझो व्हाट आई एम सेइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तभी क्या होगा? बॉन्डिंग होगा। अगर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज माय नाइट्रोजन का pq ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का ये s है, मुझे पता है इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, इन दोनों का डायरेक्शन प्लस हाफ। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? प्लस हाफ। तो प्लस हाफ ही जो ऑर्बिटल है, सॉरी प्लस हाफ ही ओरिएंटेशन है, वो जो क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। इसीलिए आप इसका और इसका बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस हाफ। तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन से वही क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है दोनों का? सेम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बस याद क्या रखना है कि दोनों का साइन क्या हो? सेम। इसका भी साइन पॉजिटिव हो, इसका भी साइन क्या हो? पॉजिटिव। तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तभी आपका बॉन्ड बने। किसी का दिमाग खराब हो गया और उसने किया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, हाँ भाई यही p ऑर्बिटल लिया, ठीक है, और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये आपने लिया पॉजिटिव और ये क्या लिया आपने? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो जब ऐसे अपोजिट साइन का ओवरलैपिंग हो रहा है, इट मींस इट इज नेगेटिव ओवरलैप, आपका बॉन्ड ही नहीं बनेगा वैसे। ठीक है, क्योंकि जस्ट रिमेंबर व्हाट, आपको याद क्या रखना? आपको शेप एंड साइन याद रखना। समझ में आई बात? अभी कोई ऐसा भी तो ऑर्बिटल होगा जो क्या करेगा? यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग करेगा रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। व्हाट विल बी द साइन? ये साइन क्या होना चाहिए? ये साइन, ये साइन नेगेटिव, ये साइन अपोजिट करोगे, इसके अपोजिट में भी तो कर सकते हो ना। इसके अपोजिट में क्या आएगा? आपने एक को उल्टा कर दिया,
इसका साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। दिस बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये जेई का क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम पूछा था और डायग्राम में पूछा था व्हाट इज आउट फेज एंड व्हाट इज इन फेज एंड यू विल स्टडी इट इन द फेज डायग्राम में। ये किसके वेव्स के फेज डायग्राम में आप इसको पढ़ो, ठीक है। हालांकि एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा बट ये सेम ही रहेगा कि साइन शुड बी सेम। सबको ये चीज तो पता है ना, अगर दो अलग अलग दो वेव्स है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, एक निगेटिव, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, फॉर्मेशन नहीं होता, बड़ा वेव नहीं बनता। यहाँ पे भी बड़ा वेव नहीं बनेगा जब एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे, तो वो क्या होने चाहिए, इन फेज होनी चाहिए, एक साइन में ही होनी चाहिए। समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एडिशन, इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, एडिशन, इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन। तो आप अलग अलग इसमें नहीं कर सकते। समझ में आई बात? और भी दो तीन डायग्राम से बस आप उसको याद रखो, ठीक है। राइट डाउन। इसके बाद तीसरा टाइप लिखो, दैट इज जीरो ओवरलैप, ठीक है। इसका तीसरा टाइप भी है, दैट इज जीरो ओवरलैप। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ओवरलैप? जीरो ओवरलैप का मतलब क्या है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ। अगर आपके पास पी ऑर्बिटल, राइट, और ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहां से आपका एस ऑर्बिटल सेंटर में ही ओवरलैप, दिस केस इज नेवर पॉसिबल। ये किसी एक डायरेक्शन में ही आपको ओवरलैप करना पड़ेगा, आप इसको सेंटर में ओवरलैप नहीं कर सकते। यू विल स्टडी दिस इन द हाइब्रिडाइजेशन। भाई ये पी ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल इसको यहीं पे ओवरलैप करेगा, नॉट हियर, पॉसिबल नहीं। समझ में आई बात? तो इसको जीरो ओवरलैप, ठीक है। दूसरा, ये पी ऑर्बिटल है, ये इस साइड जा रहा है, ये पी ऑर्बिटल दूसरी साइड जा रहा है, फेज सेम, ये बड़ी ओवरलैप कर देते हैं। परफेक्ट ओवरलैपिंग क्या होना चाहिए, ऐसे होना, जिसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हो, या फिर इसको पैरेलल ओवरलैपिंग बोल। सो वी विल स्टडी दिस इन दी फर्दर ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। समझ में आई बात? सो आपको बस बीबीटी में ये जो चीजें मैंने बताई है ना, इसमें सिर्फ आपको याद क्या रखना है, साइन क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अगर प्रॉपर बॉन्ड बन रहा है, मतलब किस टाइप का ओवरलैप होगा उसमें, पॉजिटिव ओवरलैप। समझ में आई बात? मतलब सेम साइड अगर ओवरलैप हो रहा है तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव होगा। फिर भले वो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग की जगह, फिर भी उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव। माइनस माइनस का क्या होता है, समझ में आएगा, ठीक है। देन राइट डाउन types of overlapping and nature of covalent bonds. Types of overlapping and nature of covalent bond. So ये बहुत ही सिंपल ठंडा है गाइस। कौन कौन से टाइप्स के ओवरलैपिंग है, उसके पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। So the first thing is about types of covalent. कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन से टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड है, बोलो। व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने हैं टाइप्स के, रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर आता है। सो कितने टाइप्स के बॉन्ड्स है हमारे पास, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बनता है, किस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, कौन सा
पाई बॉन्ड का होगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स वी हैव। हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? कौन कौन से ऑर्बिटल्स है? एस है, पी है, एंड दूसरा कौन सा है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग के एडवांस में आ सकती है, अभी आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। क्लियर? सो डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। सो गाइस सिग्मा बॉन्ड। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और सिग्मा। ठीक, तो सबसे पहला टाइप है दैट इज एसएस ओवरलैप। व्हाट डू यू मीन बाय एसएस ओवरलैपिंग? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? एसएस ओवरलैपिंग, राइट। दूसरा ओवरलैपिंग है दैट इज एस एंड पी ओवरलैपिंग, एंड थर्ड इज पी एंड पी ओवरलैपिंग। क्लियर? इसके एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे। Then in pi bond axis remains parallel to each other. Axis remains parallel to each other. Axis remains parallel to each other and perpendicular to internuclear atom. And perpendicular to internuclear एक्सिस। हमने कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर किया? बाय डिफॉल्ट कौन सा आपको कंसीडर करना है? जेड एक्सिस, है ना? बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा कंसीडर करना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? जेड एक्सिस। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जांपल। ओके, क्या हो गया था? बहुत परेशान हो गए हो? हाँ, किसके बीच में मुद्दा है ये? साझा। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, व्हाट अबाउट सेकंड ओवरलैपिंग is in between S and P? ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है? S and P। Can you think of what happened? This is your P orbital and this is your S orbital. Type of overlapping देखो। ठीक है, for example, if I'm considering carbon, ठीक है, if I'm considering carbon, carbon का पहला molecule कौन सा बताओ भाई? Carbon is forming bond with hydrogen. Carbon as a central atom, इसको ऑर्बिटल डायग्राम कैसे आएगा? 2s। मैंने डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट निकाल दिया इसका, है ना? कैसे आएगा? 2s1 p3, यही भी है। अभी देखो कार्बन कौन सा शेप अवेलेबल है? सो दिस इज व्हाट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। सबसे पहले ये क्या करेगा? s पे s, हाइड्रोजन का s, कार्बन का s, उसके बाद p ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, उसके बाद p एंड s ऑर्बिटल, उसके बाद p एंड s ऑर्बिटल। दिस इज द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग आपको पूछते हैं। सो ये कौन सा ओवरलैपिंग है? एसपी। ये कौन सा? एसपी। दिस इज एसपी, दिस इज। समझ में आएगा?
सो इसमें दोनों कवर हो गए। व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड कौन सा है? पी एंड पी ओवरलैपिंग। मतलब आप बता सकते हो यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग होता है, ठीक है, पी एंड पी ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे दिस इज माय पी ऑर्बिटल वन एंड दिस इज व्हाट पी ऑर्बिटल, और इसका जो ओवरलैपिंग है ऐसे भी दिखा बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट पी ऑर्बिटल। क्लियर? अब दोनों भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में। कहाँ पे मिलेगा आपको? ये पी एन पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कार्बन के बीच में। क्लियर? ये सब क्या है? जब आप ऐसे एक्सियली देखोगे ना, एक्सियल, परपेंडिकुलर टाइप नहीं, हॉरिजॉन्टली यू कैन से, किस टाइप के बॉन्ड्स रहते हैं सब? सिग्मा। जितना भी हॉरिजॉन्टली ओवरलैपिंग है सब किस टाइप के हैं? सिग्मा। क्लियर? अभी हमारे पास लास्ट है दैट इज 5 बॉन्ड। सो सेकेंड इज 5 बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा है ना वो दिस इज व्हाट? लेना पड़ेगा तुमको कुछ ये जो ओवरलैपिंग है जिसके बीच में होना चाहिए पीएक्स एंड पीएक्स के बीच में ही होना चाहिए, नॉट विद पीएक्स एंड पीवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर। ये जो स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली, ठीक है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये आपका बॉन्ड रहेगा और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से स्प्लिट हो जाए, मतलब ऐसे घूमते ही रहते, विच इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, इसलिए पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में ये चीजें और भी हो जाएगी, दिस इज जस्ट अ टाइप, इस टाइप का ओवरलैप। Okay, okay. Now there is very important concept about strength of sigma. ठीक है, strength of sigma bond at pi bond. Okay, so सबको ये चीज तो क्लियर है क्या? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कहाँ पे होता है? ये दोनों चीजें कहाँ पे दिखेगी आपको? अल्कीन्स एंड अल्काइंस में ही दिखेगी, तभी आप स्ट्रेंथ की बात करोगे। ठीक है, सो strength of sigma is more than strength of pi। इसका मतलब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो हमने वर्टिकल ओवरलैपिंग देखा है दैट इज नॉट ए ग्रेटर एक्सटेंट, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग इज ए ग्रेटर एक्सटेंट। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ, पहले वाला एक पॉइंट पढ़ा है हमने, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is in, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। आपको जब भी इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटता है और उसके बाद फिर आप सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बेसिकली तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा डिसोसिएशन होता है। उसका रीजन क्या है? उसका ओवरलैपिंग सारा। ठीक है, सो राइट डाउन दिस, now we are ended with the meeting, tomorrow we will start hybridizing। ठीक है, तो ओवरलैपिंग मुझे अच्छे से, आपको अच्छे से आना चाहिए।
कुछ नहीं, बस इतना ही। मेजरली आपको क्या पता होना चाहिए, पता है क्या? सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल डायग्राम, तभी आप हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से बता सकते, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब सॉरी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। पी का जेड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड सिर्फ पी एक्स एंड पी वाई बना, ठीक है। जेड का पाई बॉन्ड, बताने डेल बॉन्ड